तो आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठ के एक ऐसी जगह पे निकल पड़ा था जहाँ पे बहुत सारा पैसा होता है और उस जगह का नाम है बैंक। पिछले काफी सारे दिनों से मेरे सारे के सारे बिजनेस काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन स्टिल मेरे को अभी भी लग रहा था कि बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बैंक आ गया था और बैंक पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया। फिर गाड़ी से उतरने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ बैंक के अंदर। हमेशा की तरह यहाँ पे कस्टमर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी और फिर फाइनली जब मेरा नंबर आता है तो मैनेजर मुझसे बोलने लगता है, गुड मॉर्निंग मूसा भाई, बोलिए आपको क्या करवाना है। अब ये सुनने के बाद मैं बोलने लगता हूँ कि भाई मैं अपने लॉकर देखने आया हूँ और थोड़ा बहुत कैश विड्रॉ भी करने के लिए आया हूँ। और फिर मैं मैनेजर को अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स बता देता हूँ और फिर मैनेजर बोलता है, ठीक है सर, आप मेरे पीछे आइए। और फिर उसके बाद मैं और मैनेजर मेरे लॉकर की तरफ चल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने लॉकर को देखता हूँ मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे लॉकर में तो करोड़ों रुपए रखे हुए थे और ये सब देख के तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसकी एक वजह ये थी कि मैं अपने सारे के सारे लेन देन ऑनलाइन करता था, तो इसलिए मैंने अपने लॉकर कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। ये सब देख के मुझे मैनेजर बोल रहा था, सर लगता है आप काफी बड़े बिजनेसमैन हो। ये सुन के मैं मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि फिलहाल तो मैं भी उतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन जल्दी बन जाऊंगा। ये सारे के सारे पैसे मैं अपने बिजनेस में कुछ ऐसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ कि मेरा बिजनेस 2 गुना नहीं बल्कि 20 गुना हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मेरे दिमाग में एक और नए बिजनेस का प्लान था जिसे मैं अब जल्दी शुरू करने वाला था। तो लॉकर को चेक करने के बाद अब मेरा काम हो गया था, तो अब मैं बैंक से निकल गया था। फिर उसके बाद मैं अपने गाड़ी में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके घुमा के निकल पड़ता हूँ वहाँ से। और अभी मैं जा रहा था अपने गाँव की तरफ अपने ट्रैक्टर के बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए। गाँव में आने के बाद मैं अपने ट्रैक्टर के शोरूम पहुंच जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपने दोस्त से बात करने लगता हूँ जो कि फिलहाल मेरे अभी ट्रैक्टर का पूरा बिजनेस संभाल रहा था। अरे भाई तेरा यहाँ पे आज कैसा आना हुआ, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो गई ना। भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करने आया था। बढ़ाना है मगर कैसे? देख भाई तू तो अभी जानता है कि फिलहाल अभी हम एक ही कंपनी का ट्रैक्टर बेच रहे हैं। हाँ बात तो बराबर है एकदम। तो अभी हम इतना करेंगे कि महिंद्रा कंपनी के अलावा भी बाकी कंपनी के ट्रैक्टर्स भी बेचेंगे। फॉर एग्जांपल स्वराज के ट्रैक्टर, साथ ही हम महिंद्रा के नए ट्रैक्टर्स के भी मॉडल लेके आएंगे जिससे कस्टमर लोगों को और भी चॉइस मिलेंगी। लेकिन दोस्त इसमें रिस्क हो सकता है। देख भाई रिस्क है तो इश्क है, कम से कम कोशिश तो करते हैं। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी नए ट्रैक्टर्स को ऑर्डर करो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ तू सही हो। अब यहाँ का काम तो मेरा पूरा हो गया था और मैंने अपने दोस्त को समझा दिया था कि अपने ट्रैक्टर के बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है। तो फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठता हूँ और अपने गाँव से निकल पड़ता हूँ। मुझे इतना तो भरोसा था कि मैं जिस तरीके से ट्रैक्टर बेचता हूँ भले ही उसमें प्रॉफिट उतना ज्यादा ना हो लेकिन लॉस कभी नहीं होगा। और बस यही सोचते सोचते मैं आ गया था अपने पेट्रोल पंप पे। अभी मेरा जो पेट्रोल पंप है वो फिलहाल बबलू मैकेनिक के साथ पार्टनरशिप में है। सुबह सुबह मुझे पेट्रोल पंप पे बबलू मैकेनिक देख के बोले लगता है, ओ भाई सब ठीक है क्या? सब कुछ ठीक है बबलू भाई, लेकिन अभी काम की बात करते हैं। हमारा ये वाला पेट्रोल पंप तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी अपने 4 और पेट्रोल पंप शहर में लग जाए। 1 नहीं 2 नहीं सीधा 4 भाई, दिमाग तो सही है ना? बबलू भाई मैं सीरियस हूँ, कम से कम 4 पेट्रोल पंप तो हमें सिटी में ओपन करना ही है। भाई जगह पकड़ के कम से कम 10-15 करोड़ का खर्चा है, तो सच में श्योर है वो? पैसे की फिक्र आप मत करो बबलू भाई, आप काम शुरू करो। और मैंने बबलू भाई को भी समझा दिया था कि पेट्रोल पंप को किस तरीके से और एडवांस करना है अपने को और किस तरीके से बढ़ाना है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से भी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ। अब बस मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिस तरीके से मैंने अपने बिजनेस के प्लान्स बनाए हैं अगर वो सारे के सारे कामयाब हो गए तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जितनी मुश्किलें मेरे ऊपर आनी थी वो अब आ चुकी, मैंने जितने बुरे दिन काटने थे वो मैंने काट लिए और अब बस मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ मुझे बिजनेसेस नहीं बनाने थे बल्कि अब मुझे इस शहर के ऊपर राज करना था। हर चीज में और हर काम में मुझे 2 कदम आगे रह के चलना होगा और हर फालतू के पंगे से बच के मैं बस अपने बिजनेस पे ही ध्यान दूंगा, क्योंकि अब काफी दिन हो चुके हैं और इस लॉस सैंटोस को अभी तक कोई भी राजा नहीं मिला जिसकी कमी अब मैं पूरी करने वाला था। और सबसे पहले बारी थी अभी अपने किंगडम को वापस लेने की, जो कि था मेरा घर। तो इसीलिए मैं अपने घर पे आ गया था जिसे मेरे अरेस्ट के दौरान पुलिस ने सीज कर लिया था। वहाँ पहुँचने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई रह रहा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैं जा रहा था इस घर को वापस खरीदने के लिए। मैं बेल बजाता हूँ, फिर उसके बाद घर का ओनर अभी बाहर आता है और मुझसे बोलने लगता है, ओ भाई बोलो क्या काम है? भाई मैं सीधी बात बोलूंगा, मैं आपका घर खरीदने के लिए आया हूँ। ए भाई तू एड़ा वेड़ा है क्या रे? ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि बोलो भाई घर के कितने लोगे? 50 लाख रुपए? अबे ऊतिया समझा के तूने मेरे को? तो 60 लाख कैसे रहेंगे? ए बाउली तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? चलो भाई मैं आपके लिए 70 लाख कर देता हूँ। अबे देखो मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? 80 लाख? अबे सुन तो, 90 लाख? रुक तो। 1 करोड़? अरे 1.5 करोड़? ए बाबा बस 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 मेरे को अटैक आ जाएगा रे। ला 1.5 करोड़ दे, कहाँ देगा 1.5 करोड़ बता। फाइनली वो बंदा मेरा घर बेचने के लिए राजी हो गया था, तो मैंने 1.5 करोड़ रुपए उसके बैंक में ट्रांसफर करवा दिए। और फिर मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि देखो भाई अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। और जैसे ही उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया उसके तो होश ही उड़ गए थे। अरे देवा अपने तो वारे न्यारे हो गए। ये ले रे बाबा घर की चाबी दे मानुस, तूने तो जिंदगी बना दी रे मेरी। अरे बापा वारे न्यारे हो गए मेरे तो। मैं आ रहा था बाबा, मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा रे, मैं तो बंगला लूंगा रे। भाई मेरे पास समर्पति हो गया मैं।
तो अब फाइनली फिर से मेरा घर मेरा हो चुका था और जैसे ही मैं घर के अंदर अपने आया मेरी सारी की सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। लगभग 1 साल हो गया होगा कि मैं अपने घर से दूर रहा हूँ। महावेश से लेके पुलिस का चक्कर, जलपरे से लेके डेथ रेस का चक्कर, ये सारे चक्करों की वजह से मेरा घर मेरे से दूर हो गया था। लेकिन फाइनली आई एम बैक बेबी। अब मैं फिर से हर रोज अपने बेडरूम में आराम से सोया करूंगा, वो भी बिना किसी टेंशन के। अपने बेडरूम में सोने का मजा एक अलग ही होता है। अपने ये आंगन और स्विमिंग पूल के बिना तो मुझसे रहना नहीं होता था। अब तो मैं यहाँ पे रोज डुबकी मारा करूंगा। लेकिन एक और चीज थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा याद आ रही थी और वो कोई और नहीं था, वो था मेरा चॉप। अले बाबू कैसा है? इधर आजा, इधर आजा। मुझे लगा कि चॉप ने तो मुझे 1 साल बाद देखा है, शायद वो मुझे ना पहचाने, लेकिन वो मुझे देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और साथ में मेरा चॉप काफी ज्यादा खुश भी था। तो फिर क्या, मैंने चॉप को थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा और अब मैं अपनी फेवरेट जगह पे लैपटॉप ओपन करके बैठ गया था और मैं कर रहा था रिसर्च अपने नए बिजनेस के लिए। एक ऐसा बिजनेस जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, एक ऐसा बिजनेस जिसमें मेरी एक्सपर्टीज भी हो और एक ऐसा बिजनेस जो मेरे दिल के करीब भी रहे। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। फिर काफी देर तक रिसर्च करने के बाद फाइनली मैंने एक पक्का फैसला कर लिया था कि मुझे यही बिजनेस करना है। रही बात रिस्क की, तो इस बिजनेस में भी काफी रिस्क था, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। तो इसी के लिए मैं तैयार था। तो अब मेरे नए बिजनेस पे काम शुरू हो चुका था और सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया था और मैंने अपने लिए एक सिविल इंजीनियर को भी हायर कर लिया था और वो मुझे बोल रहा था, देखिए सर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल हम वैसा कर देंगे। आपकी बिल्डिंग को हम सबसे हटके और सबसे बेहतरीन बनाएंगे, ये बात की हमारी गारंटी है। जानता हूँ भाई, इसलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया है, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। बस पेमेंट हो जाएंगे ना टाइम से, क्योंकि जुलाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। वो फिक्र तो तुम करो ही मत मेरे दोस्त। बोलो कितना एडवांस देना है? अरे मैं तो बस बोल रहा था, अब ये जो काम होने वाला था इसमें लगने वाला था पूरा महीना, तो अब 1 महीने के बाद ही देखेंगे कि हमारी बिल्डिंग किस तरीके से बन के आती है। 1 महीना बोल के 1.5 महीना हो गया था, लेकिन फाइनली वो चीज बन गई थी जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखा था और ये था मेरा फर्स्ट एवर कार शोरूम। और अब तक तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि मैं अब अपना नया कार शोरूम का बिजनेस ओपन करने वाला हूँ। और जैसे जैसे करके हमारे शोरूम में कार्स आना शुरू हुए, वैसे वैसे पब्लिक हमारे शोरूम की तरफ बिल्कुल खींचे चली आ रही थी। और क्योंकि मैं अब शोरूम का ओनर बन चुका हूँ तो मेरे लुक को भी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका था। मैंने अपने लुक को पूरी तरीके से चेंज करके एकदम प्रॉपर बिजनेसमैन या सीईओ जैसा लुक कर लिया था। और अब पहली बार मैं जा रहा था अपने शोरूम को देखने के लिए। अब मैंने शोरूम की सिक्योरिटी के लिए कोई मामूली बॉडीगार्ड्स नहीं रखे हुए। ये लोग पहले आर्मी में रह चुके हैं, तो इनके रहते हुए तो शोरूम की सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं रहेगा मुझे। और अब बारी थी मेरे शोरूम को अंदर से देखने की, क्योंकि जब से शोरूम कंप्लीट हुआ है मैंने इसे पूरी तरीके से नहीं देखा। शोरूम के अंदर होते ही हमें दिखाई देता है हमारा हेल्प डेस्क। बेसिकली इसी जगह पे सारी की सारी गाड़ियों की बुकिंग की जाएंगी, कस्टमर की कोई इंक्वायरी है तो वहीं पे सॉल्व की जाएंगी, मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ यहीं पे है। इसके बाद ये रहा हमारे शोरूम का फ्रंट एरिया, जहाँ पे हम वो कार रखेंगे जो की रिसेंटली लॉन्च हुई है, या फिर वो कार रखेंगे जिसकी इन दिनों काफी ज्यादा हाइप चल रही है, जैसे की यहाँ पे तो थार रॉक्स रखी हुई है अभी। फ्रंट एरिया के बाद हम जाएंगे शोरूम के मेन एरिया में, जहाँ पे मोस्टली सारी की सारी मेन गाड़ियां रखी रहेंगी। यहाँ पे हमने मोस्टली वही कार्स को रखा हुआ है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हमारे पास आती है। और फिलहाल तो हमारे सारे के सारे शोरूम में महिंद्रा की कार्स है, स्कॉर्पियो क्लासिक्स, एक्सयूवी, थार, बुलेरो, बुलेरो नियो, एक्सयूवी 300, बहुत सारी कार्स है। बस लेटेस्ट लॉन्च हुई एक्सयूवी 3XO की कमी है। और मेरा प्लान तो यहाँ पे कुछ ओल्ड क्लासिक कार जैसे कि पुरानी स्कॉर्पियो, पुरानी बुलेरो और ऐसी कई कार्स को लाके यहाँ पे रखना है, ताकि मैं हर कस्टमर की जरूरत को पूरी कर पाऊँ। बिग स्कॉर्पियो एन भी थी, लेकिन उसे कोई टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चला गया। अब शोरूम के मेन सेक्शन के बाद ये आता है एक्सेसरीज और कस्टमाइजेशन का सेक्शन। यहाँ पे आके कस्टमर लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी के लिए कौन सा कलर चाहिए, या फिर अगर कस्टमर अपनी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते तो उन्हें यहाँ पे वो सब मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बारी आ गई थी डिलीवरीज की। पहली डिलीवरी होती है हमारे यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की। और फिलहाल तो मैं हर गाड़ी में 50,000 से लेके 1 लाख तक का डिस्काउंट दे रहा हूँ, जिसकी वजह से कस्टमर लोग फटाफट यहाँ पे आते जा रहे हैं। फिलहाल शोरूम हमारा उतना भी एक्सपांड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे नए नई कार्स आएंगी वैसे वैसे मैं शोरूम को और ज्यादा बड़ा करते जाऊंगा। दोस्तों, वैसे आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक बाइक का शोरूम भी ओपन कर लिया जाए? तो अगर आप ये भी चाहते हो तो भाई एक बार 10,000 लाइक करके दिखा दो यार। 10,000 लाइक होते हैं हम एक बाइक का शोरूम भी ओपन कर लेंगे। अब मैं आ गया था सेकंड फ्लोर पे और सबसे पहले यहाँ पे है मीटिंग डेस्क। कोई भी मीटिंग करनी होगी तो हम यहीं पे करेंगे। और ये भाई है हमारे सेल्स मैनेजर जो कहते हैं समीर भाई। मैं समीर भाई से पूछने लगता हूँ कि भाई आज की रिपोर्ट्स क्या है ये सेल्स की, तो वो मुझे बोलने लगते हैं टोटल 160 प्लस बुकिंग आई है सर आज के दिन, जिसमें 50 तो स्कॉर्पियो की बुकिंग है। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़े और आगे आने के बाद हमें हमारे सेल्स मैनेजर का ऑफिस दिखाई देगा। और मैंने इन्हें हायर इसलिए किया है क्योंकि ये गाड़ियों को सेल करना बहुत अच्छे से जानती है। देखिए सर, आपकी फैमिली के हिसाब से मुझे लगता है यही गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और मेरे ख्याल से बोलेरो ठीक रहेंगी। मुझे बोलेरो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखा आपने, मैडम भी चाहती है कि आप बोलेरो ना ले। मैं कह रही हूँ ना, आप XUV7W लीजिए, बेस्ट होंगी आपके लिए। सही कहा ना मैंने सर? बिल्कुल सही, XUV7W हमेशा से बेस्ट है। अच्छा ठीक है, फिर बुक कर दो XUV7W। अब खुश? खुश 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 खुश।
खुश। और बस कुछ इसी तरीके से हमारी एक और कार बिक गई और फाइनली अब बारी आ गई थी अपने कैबिन में आने की। मेरा कैबिन अभी तक का सबसे बेस्ट कैबिन था क्योंकि ये था सी फेसिंग प्लस लग्जरी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े डील यहीं पे होने वाले थे, जैसे कि बल्क ऑर्डर। और हमारे पहले बल्क ऑर्डर के कस्टमर थे मिस्टर मॉर्टिन। मिस्टर मूसा, मिलके खुशी हुई। ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मॉर्टिन, आप हमारे पहले क्लाइंट है। बोलिए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे स्कॉर्पियो का बल्क ऑर्डर देना है। ये सुनने के बाद मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूँ कि आपको कितनी सारी गाड़ियाँ चाहिए और कौन सी स्पेसिफिक मॉडल चाहिए वो बता दीजिए, और मुझसे अगर हो पाया तो मैं आपका बल्क ऑर्डर 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर कर दूंगा। मुझे 20 S11 क्लासिक चाहिए और एक स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन पे बुलेट प्रूफ शीशे होने चाहिए। क्या ये तुम कर सकते हो? अरे ये तो बिल्कुल हो जाएगा। सुना ना तुमने सुलेमान भाई, सारे के सारे ऑर्डर्स लिख लो। ठीक है भाई, 20 S11 क्लासिक ब्लैक कलर में और एक स्कॉर्पियो एन, एस्टिमेशन डिलीवरी 9 दिन। ठीक है मिस्टर मॉर्टिन से पेमेंट ले लो और कैश को फौरन बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा दो। ठीक है भाई, हो जाएगा काम, आप फिक्र मत करो, मैं सारा सब कुछ संभाल लूंगा इधर। तो फिर दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। और लाइक करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।